तो जय हिंद एवरीवन। एक बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। और ये डिस्कशन हमारा बेस्ड है सीडीएस और एफटेट के ऊपर। ठीक है। देखो, होता क्या है कि जो भी बंदे ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, जो भी लोग फाइनल ईयर एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके दिमाग में ये एक सवाल चलता रहता है कि भाई हमें जो प्रायोरिटी है वो सीडीएस पे देना चाहिए या फिर एफकेट पे देना चाहिए, या फिर क्या हम सीडीएस और एफकेट दोनों को एक ही साथ निकाल सकते हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या सिमिलैरिटीज आती हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है दोनों का, और बाकी सब सिनेरियो दोनों के लिए क्या क्या आते हैं। क्योंकि दोनों ही ऐसे एग्जामिनेशन है जो कि फाइनल ईयर वाले बंदे दे सकते हैं, है ना, लेकिन अलग अलग क्वालिफिकेशंस के साथ में। और इसके बाद साथ ही साथ में दोनों ही एग्जाम जो है ये आपके साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं मोस्टली। इन दोनों एग्जाम्स का जो टाइम रहता है इसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। जैसे एफकेट की बात करूं तो एफकेट 2025 जो है आपका, ये कंडक्ट किया जाएगा फेब 22 एंड 23, है ना, शायद यही डेट है। उसके बाद सीडीएस की बात की जाए तो सीडीएस 2025 आपका अप्रैल 13 को किया जाएगा। मतलब रफली 40 डेज का डिफरेंस है इनके बीच में, है ना। तो 40 डेज का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा मेजर हो सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उनको एफकेट पे भी ध्यान देना है, सीडीएस पे भी ध्यान देना है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यही सेम साइकिल आपकी सितंबर के टाइम भी होती है। उस टाइम पे एफकेट जो आपका 2025 है, ये शायद अगस्त के लास्ट वीक में या फिर फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ होता है। वहीं हमारा जो CDS 2 2025 है, ये होता है सितंबर के सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक में मोस्टली इतना कुछ हो जाता है आपका। ठीक है। सेम सिनेरियो आ रहा है कि भाई गैप इतना कम है, तो फिर एग्जैक्टली क्या ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है, क्या ऐसा मतलब सिनेरियो निकल के सामने आ रहा है जो हमें एग्जैक्ट नॉलेज दे दे, जो हमें एग्जैक्ट बता दे कि सीटीएस और एफकेट के बीच में डिफरेंसेस क्या है, दोनों की प्रायोरिटीज किस हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए, प्लस क्या दोनों एग्जाम एक साथ निकाले जा सकते हैं, उसके साथ ही साथ में क्या फाइनल ईयर में इनको निकाला जा सकता है। तो देखो, मैं आपको एक सीधा सा जवाब इसका दे देता हूँ। वो सीधा सा जवाब ये है कि भाई हाँ, निकाले जा सकते। ठीक है। देखो, मैं अपने सिनेरियो को एक बार थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ, फिर मैं आगे इसके टेक्निकलिटीज की बात करूंगा। मैंने सीडीएस जो है देने स्टार्ट किए थे 2015 से, है ना। ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, यानी कि मैं अपने 7th सेम की बात कर रहा हूँ। 7th सेम में पहली बार मैंने दिया था अक्टूबर। ठीक है। उसके बाद तो फिर मेरा CDS 1 2016 जो था, ये मेरा फाइनल ईयर का लास्ट सीडीएस था। यानी कि फाइनल ईयर में मैंने दोनों सीडीएस को यूटिलाइज किया, दोनों निकाले। और उसके बाद वाले जितने भी सीडीएस थे, यानी कि टोटल 6 सीडीएस मैंने दिए, क्योंकि मेरी एज इतने ही अलाउ कर रही थी। तो 6 सीडीएस मैंने दिए और 6 के 6 निकाले। सिनेरियोज क्यों निकाले, क्या निकाले, ये सब मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं, है ना। क्योंकि मुझे पता था भाई मैं मैकेनिकल ब्रांच का हूँ, टेक्निकल एंट्री से कट ऑफ मेरा नहीं निकलने वाला। एंड एसएससी वगैरह मैंने ले नहीं रखी थी, तो यही एक सिनेरियो था मेरे पास जिसमें मैं एसएसबी जा सकता। ठीक है। उसके बाद 1 साल तक मैंने एफकेट दिए नहीं। क्योंकि मैं एफकेट एंट्री के थ्रू जाना नहीं चाहता था, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, मुझे फौज में ही जाना था। देन क्या हुआ कि फोर्थ एसएसबी के बाद मेरा जो फोर्थ एसएसबी था, इट वाज इन मई 2017। तो उसमें मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, ही वो रिकमेंड हो गया था, एंड ही वाज यू नो प्रिपेयरिंग टू गो फॉर एकेडमी। तो फिर उसने मुझे बोला कि तोमर भाई तू ना दे, तू एफकेट भी दे, कोई भी एक मौका मत छोड़। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं एफकेट भी दूंगा। तो उसके बाद जो आपका बाद वाला एफकेट हुआ था, शायद अगस्त का या फिर जब भी हुआ था, 2017 का जो है सेकंड एफकेट मैंने दिया। उससे पहले ऐसा नहीं कि मैंने एफकेट का फॉर्म नहीं भरा, मैंने एफकेट का फॉर्म भरा था एक बार। एक बार क्या हुआ था, ये शायद फाइनल ईयर की ही बात है, एफकेट का फॉर्म मैंने भरा, एंड वो शायद लास्ट डे था। एंड उस दिन पे क्योंकि भाई उस टाइम पे इतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो साइबर कैफे में जाके हम लोग फॉर्म भर लिया करते थे। तो सर्वर काफ़ी ओवरलोड हो गया और हम लोग वो फॉर्म नहीं भर पाए। हम लोग मतलब मैं अपनी मेरा दोस्त, हम दोनों ही मक्कार थे। तो फिर ये नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर एफकेट दिया ही नहीं। फिर उसके बाद जितने भी एफकेट दिए, यानी कि मैंने टोटल 6 एफकेट दिए। 6 एफकेट में से जो मेरा एक और एफकेट था, एक एफकेट इसमें बीच वाला जो था, वो एफकेट का मेरा सेंटर मैंने भरा था देहरादून। और ये वही साल था जब एफकेट आपका ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया था। एग्जैक्ट कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा, 2018 का या 19 का ऐसे ही कुछ था शायद, जो भी था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाई आपका ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट होता था, तो काफ़ी ज़्यादा फकअप हुआ था। सीडेक ने हाँ इसको कंडक्ट कराया। तो मेरा जो सेंटर था वो पड़ा था देवभूमि इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में पड़ा था। मैंने इसको देहरादून इसलिए भरा था क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो आपका इससे पहले वाला एफकेट था वो क्लियर हो चुका था।
एंड मैंने इसको भाई सेंटर के तौर पे भर दिया कि भाई मंडे को जो है वो मैं अपना वो दूंगा, एसएसबी दूंगा, और संडे को पहले से ही अपना एफकेट दे दूंगा। तो मैं सैटरडे को पहुंच गया था, सैटरडे को चिल किया, सेंटर वगैरह देखा एंड सब कुछ, एंड देन संडे को एग्जाम दिया। एग्जाम के टाइम इतना ज़्यादा सीटेक ने मतलब अरेंजमेंट इतना बेटर नहीं था। सबके कंप्यूटर्स ऑफ हो रहे थे, हैंग हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो बहुत सारे सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज हुई। तो उसके बाद मैं अपना एफएसबी दिया, मैंने स्क्रीन आउट हो गया, वापस आ गया। एंड देन फिर बाद में खबर आती है कि भाई एफकेट जो है वो आपका कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स पे रिकंडक्ट किया जाएगा। अब रिकंडक्ट होने वाला था, प्लस एफकेट को मैं इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देता था कि उसके लिए जो है मैं दोबारा से देहरादून जाऊँ, क्योंकि मैं वापस ग्वालियर आ गया था। तो मैंने कहा यार कोई सिनेरियो नहीं बनता यहाँ वापस जाने का। शायद मैं इंदौर में था, मुझे आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर मैं कहाँ था, लेकिन एफकेट देहरादून नहीं जा सकता था। तो मैंने कहा चलो भाई इसको नहीं देना, तो वही एफकेट आप उठा लो। हालांकि उसमें भी अच्छा करके आया था, निकलना ही था वो। तो टोटल जो है मैंने एफकेट भी 5 बार निकाले हैं, जब तक मेरी एज ने अलाउ किया। ठीक है, उससे ज़्यादा एफकेट देने की मेरी एज ने अलाउ नहीं किया। एज के हिसाब से भाई इतना ही था चांस मेरे पास। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो था। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग दोनों एग्जाम्स को लेके क्या रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग दोनों एग्जाम्स को लेके ये रही है कि भाई ये दोनों के दोनों एग्जाम आप निकाल सकते हो। ठीक है, और एक सीधी सी बात है कि कोई भी बंदा अगर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो एफकेट जो है वो उसका बाय डिफॉल्ट निकल जा। अब ऐसा क्यों, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अब देखो, जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है ना, ये बंदा आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन भी अगर साइमल्टेनियसली कर रहा है, तो एसएसबी के भी कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनको अगर आप एफकेट की प्रिपरेशन में इंक्लूड कर लो तो वो भी हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक से डिफरेंसेस के बारे में बात करूंगा जो दोनों एग्जाम से मुझे देखने को मिला, जो मैंने देखा है, प्लस जो टेक्निकलिटीज आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये एफकेट 1 2025 का है, अपकमिंग है। ठीक है, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड इसका नाम होता है, और ये करवाया जा रहा है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, है ना। और ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी में आपकी टेक्निकल भी आ जाती है, नॉन टेक भी आ जाती है, एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले भी भाई इसमें शामिल आ जाते हैं। ये कोर्स आपका जनवरी 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। डेट ऑफ सबमिशन आपकी 2 दिसंबर 2024 तक है ना, से लेके 31 दिसंबर 2024, यानी कि पूरे महीने भर का टाइम आपके पास में है। अभी अगर आपने नहीं भरा है तो भाई जाइए सीडेक की वेबसाइट पे और जाके इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, ये मैन और वुमेन दोनों के लिए होता है। आपके मेल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीमेल के लिए एयरफोर्स में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो अगर आप एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, फीमेल हैं, तो फिर आपके लिए एफकेट सुप्रीम इंपॉर्टेंस रखता ही रहे। ठीक है, आप ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये ऑफलाइन अब नहीं होता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा 22 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक, मेरे ख्याल से शायद 4 या 6 बार में ये आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाए। ठीक है, अब उसके बाद में एंट्री ब्रांच कोर्स नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एफकेट एंट्री जो आ जाती है, एफकेट एंट्री आपकी डील करती है फ्लाइंग के साथ। कोर्स नंबर दे रखा है ना। ये आपका मैन एंड आई गेस वुमेन के लिए ही है शायद। ठीक है, एंड मैन हाँ दोनों के लिए है भाई। और इसमें मैन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वुमेन के लिए भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। 21 इसमें वैकेंसीज हैं, वुमेन के लिए 9 है। फिर हम ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल की बात करें तो अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से आ जाती हैं। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में बात करें तो वेपन सिस्टम ब्रांच है, एडमिन ब्रांच है, लॉजिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, एजुकेशन है, मेट्रोलॉजी है। इन सब के लिए आपकी अलग अलग वैकेंसीज मैन एंड वुमेन के लिए आपके सामने। ठीक है, वुमेन की कंसिडरेबली थोड़ी सी कमी है, उतनी ज़्यादा नहीं है, मैन की थोड़ी सी ज़्यादा है, ये एक बेसिक सी चीज़ है। और एचसीसी स्पेशल एंट्री का भी इसमें है भाई फ्लाइंग के लिए। तो इसमें 10% आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी जो परमानेंट कमीशन के लिए रहते हैं उनके लिए रिजर्व की जाती हैं, और 10% सीट्स आपकी एफकेट वैकेंसी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से फ्लाइंग के लिए जाते हैं उनके लिए रिजर्व की जाती है। इसके बाद में टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन। ये जो एंगेजमेंट पीरियड रहेगा फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैन एंड वुमेन दोनों का, है ना, एसएससी ऑफिसर का, ये 14 ईयर्स रहेगा जब से उनकी कमीशनिंग होगी। फॉर एग्जांपल जनवरी से उनका बैच स्टार्ट होगा, देन 27 से आई गेस उनकी कमीशनिंग होगी, तब से 14 ईयर्स आप काउंट कर लीजिए। इनिशियल टेन्योर ग्राउंड ड्यूटी यानी कि जीडी टैक और नॉन टैक का एसएससी ऑफिसर का 10 साल का रहेगा, 4 साल का एक्सटेंशन। उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट्स, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, उनकी इच्छा कितनी है सर्विस करने की, सुटेबिलिटी एंड मेरिट, और इन सब चीज़ों को देखा जाता है। एसीआर वेसीआर वाले एंगल भी आ जाते हैं, लेकिन उसकी आप लोगों को चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है। पहला गोल होना चाहिए भाई एग्जाम निकालना, एसएसबी क्लियर करना, एकेडमी जाना, कमीशन लेना। बात की चीजें बाद में देखी जाती। ठीक है।
परमानेंट कमीशन की अगर हम बात करें तो परमानेंट कमीशन इनको बाद में दिया जा सकता है, सर्विस रिक्वायरमेंट्स आगे वही सब चीजें आ जाती है भाई, है ना। इन सब चीजों के बेसिस पे परमानेंट कमीशन भी इनको दिया जा सकता है, लेकिन एसएससी ऑफिसर्स को पेंशन नहीं दी जाती, ये आप समझ लो सबसे पहले। बट ये समझ में आ गया है, पर उसके बाद में नेक्स्ट हम चीज की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑफ एज। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप एफकेट के थ्रू जाना चाहते हैं और एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जाना चाहते हैं, तो 20 से लेकर 24 साल तक के लिए आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2026। मतलब कि अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2026 को, है ना, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में होता है, इंक्लूसिव है दोनों डेट्स, यानी कि इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म होता है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। अब देखो कई सारे कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ कि सर मेरी एज लिमिट कितनी है, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वो चीज, ये 2 जनवरी 2002 है, इसमें आप 6 महीने प्लस कर लीजिए, है ना, यहाँ पे अगली एंट्री के लिए। तो आपका एफ कैट टू 2025 आएगा। अगर आपको उसके लिए अपनी एज लिमिट पता करनी हो तो भाई उसकी एज लिमिट पता करने का सीधा सा तरीका है कि भाई 2 जनवरी में आप 6 महीने ऐड कर लीजिए, यानी कि 2 जुलाई के आसपास हो जाएगा, 2 जुलाई 2002। और उसके बाद 1 जनवरी 2006 से लेके आप इसको भी कर लीजिए 1 जुलाई 2006, ये डेट आपकी हो जाएगी। फिर आपका 2 महीने बढ़ जाएगा, सॉरी 6 महीने बढ़ जाएगा, एफ कैट 1 2026 के लिए 2 जनवरी 2003 हो जाएगा और यहाँ पर 1 जनवरी 2007 हो जाएगा। ये आपका ऐसा सिनेरियो चलता रहता है, इसके बेसिस पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए और आप आराम से ये पता कर सकते हो कि भाई मेरे पास कितने अटेम्प्ट, है ना। अपर लिमिट्स भाई डीजीसीए वालों के लिए अलग हो जाती है, 26 साल हो जाती है, ठीक है, बहुत कम लोग होंगे शायद इसके लिए, होंगे भी तो शायद वो कमर्शियल में ही जाना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं आना चाहता होंगे। उसके बाद अगर हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करें, टैग और नॉन ट्रैक की, तो भाई इनके लिए 20 से लेकर 26 साल तक की आपका पूरा का पूरा ये एज ग्रुप का सिनेरियो रहता है, ठीक है। यानी कि 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, यानी कि इन डेट्स के अंदर, यानी कि भाई नॉन फ्लाइंग वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। मैरिटल स्टेटस, आपका विवाह नहीं होना चाहिए कोर्स के कमिटमेंट के टाइम, और ट्रेनिंग के टाइम भाई विवाह करने की अनुमति नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जो शादी ब्याह करता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उसको सारे खर्चे जो उसके ऊपर सरकार ने किए हैं वो वापस भी करने पड़ेंगे। फिर अगर हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, ये तो भाई आपका एज का पूरा सिनेरियो था। कोई भी कैंडिडेट जो है उसको फिजिक्स और मैथ में, है ना, दोनों में 10+2 लेवल पे, यानी कि क्लास 12 के लेवल पे तो 50% चाहिए ही चाहिए, यानी कि मैथ में बंदे के होने चाहिए 50% से ज्यादा मार्क्स, ज्यादा ही कंसिडर कर लो, और इसके साथ साथ आप फिजिक्स में भी कंसिडर कर लो 50 से ज्यादा, ठीक है। दोनों में 50-50% से ज्यादा होना चाहिए। ओवरऑल भी आप इतना समझ लो कि दोनों में पीसीएम में आपको 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। हमारे टाइम में शायद बीच में 60 या 75% कर दिया गया था। उसके बाद ये तो आपका मैंडेटरी है कि भाई ये तो होना ही होना है, ठीक है। इसके साथ में पहली कंडीशन आ जाती है कि 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका एटलीस्ट, है ना। 3 साल का ग्रेजुएशन वाला कोर्स होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स या उसके बराबर आपके इसमें होने चाहिए। मतलब ये पहली कंडीशन है ना, कि 10+2 तो होना है, 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अब या तो आपके पास 3 साल की डिग्री में 65% से 60% से ज्यादा, ठीक है, कोई भी आपका ओपन यूनिवर्सिटी भी इसमें चल जाती है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में ओपन भी चल जाता है। दूसरा सिनेरियो आपके पास में ये आ जाता है कि बीई या फिर बीटेक आपने 4 साल का कोर्स किया हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए, है ना, ये हो गया। और तीसरा आ जाता है कैंडिडेट जिन्होंने सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का क्लियर किया हो, या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का किया हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से किया हो, और उनके 60% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। यानी कि 10th और 12th में 50% और ग्रेजुएशन के लेवल पे आप चाहे कहीं भी हो, आपको 60% फ्लाइंग के लिए मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये कंडीशन वही यहाँ की क्लियर हो गई। अब अगर हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो इसमें आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की आ जाती है। इसमें भी 10+2 लेवल पे आपको 50% मार्क्स ईच चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, और 4 साल की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि इसमें 3+2 वाला रहता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं। इसमें आपके 4 साल की डिग्री है तो 1 साल का एडिशनल आपका जो है वो आपका पीजीबी हो जाता है साथ में, और ये भी आपका मोस्टली इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये चीज आ जाती है। इसके लिए आपकी ये वाली सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इन ब्रांचेस का स्पेसिफिक नाम देख लेना, जब तक आपकी स्पेसिफिक ब्रांच मेंशन नहीं होती तब तक वो फिर आपकी एलिजिबल नहीं होती। तो ब्रांचेस के स्पेसिफाइड नाम यहाँ पर आप लोगों को देख लेने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है तो उससे रिलेटेड भाई आपकी जो है
सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम फर्दर बात करें एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की, तो भाई यहाँ पे भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इतने ऊपर मुझे नहीं चाहिए थी, ठीक है, चाहिए ही चाहिए। 4 साल की डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके लिए भाई हमारी ये सारी ब्रांचेस है। ठीक है, ये स्लाइड को पॉज करके देख लेना। ठीक है, और फिर अगर हम नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें ग्राउंड ड्यूटी में ही, जैसे वेपन सिस्टम आ जाती है, इसमें भी आपको मैथ्स और फिजिक्स के लेवल पे 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए होते हैं 12th क्लास के लेवल पे, और 3 साल की डिग्री कोर्स चाहिए होता है, इसमें भी 60% चाहिए होते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन चल जाता है, या फिर बीटेक वाला या बीई वाला डिग्री है तो 60% उसमें भी चाहिए आपको, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की बात करें, 10+2 यानी कि 12th क्लास आपने किया हो पास, और ग्रेजुएट में डिग्री में आपका जो 60% चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका 10+2 में 50% वाला फिजिक्स और मैथ का क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट में आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में भी सेम चीज है भाई, अकाउंट्स में भी आपने 10+2 की डिग्री 10+2 किया हो, स्कूलिंग की हो, है ना, उसमें आपका फिजिक्स और मैथ का कोई सिनेरियो नहीं है, हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। 60% मार्क्स आपके जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कोर्स आपके आ जाते हैं बीकॉम, बीबीए आ जाता है, सीए, सीएमएस, सीएफए वगैरह आ जाते हैं, ये बीएससी जिसमें फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन हो, ये सारे कोर्सेज इसमें आ जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, आराम से आप देख सकते हो। देखो, अगर आप लोग ऐसे किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो जो कि एफकेट के लिए है या सीडीएस के लिए ऑफिसर एग्जाम है, तो मैं इतना तो वो लोग भी आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रखते ही हैं कि भाई ये सब चीज़ें आप आराम से समझ लो, इसके लिए किसी के पीछे आपको ना भागना पड़े। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यही मैं सोचता हूँ कि भाई इतना कर ही लोगे, है ना। अब एजुकेशन की फर्दर अगर हम बात करते हैं भाई, तो देखो हाँ सॉरी, अकाउंट्स ब्रांच के लिए था ये। मीट्रोलॉजी के भी सेम है भाई, आपका बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होना चाहिए, मिनिमम 60% आपके 4 साल के कोर्स में ऐसा होना चाहिए। इसके लिए भी स्पेसिफिक ब्रांचेस आपको सामने दे रखी हैं। ठीक है, एजुकेशन ब्रांच के लिए भाई यहाँ बता रखा है आपका 10+2, पीजी में पीजी होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, इंटीग्रेटेड कोर्स अगर है ना, सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट। अरे यार, इतना ऊपर पिक्चर नहीं लगानी चाहिए मुझे। ठीक है, ये वही यहाँ पर आ जाता है। अब उसके बाद में कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में या 7 सेमेस्टर में या 8 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, अगर उनका 4 साल का कोर्स है तो 7 सेम या फिर 8 सेम, है ना। और अगर उनकी 3 साल की डिग्री है तो भाई 5th सेम या फिर 6 सेम वाले, फाइनल सेम वाले। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं उनको अपनी फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन अभी पास करना बाकी है। हो सकता है आपने दिसंबर में एग्जाम दिया हो और आपके जो लास्ट सेमेस्टर वाले हो वो मई या जून में होंगे, खासकर अप्रैल मई में वही चाहते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रेजेंट बैकलॉग का मैं इतना मतलब बता देता हूँ कि भाई जब आप AFSP देने जाओगे उस टाइम पे आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक्स आपकी तभी चेक की जाती है, यानी कि तब तक आपकी बैक जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स उसके जो भी लास्ट सेमेस्टर रहता है, जब तक के भाई आपके रिजल्ट आ चुके होते हैं फॉर्म सबमिट करते हुए, तब तक कि भाई आपके मिनिमम 60% मार्क्स आ जानी चाहिए। या फिर अगर आपको उम्मीद लग रही है कि भैया मेरे आ सकते हैं, तो भी थोड़ा सा चांस इसमें ले सकते। ठीक है, आपको जो है प्रूफ ऑफ पासिंग का डिग्री 30 नवंबर 2025 तक सबमिट करना पड़ेगा, काफी ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, और वो कैंडिडेट जिन्होंने CPSS आपका फेल कर दिया है, कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जिसमें वो फेल हो चुके हैं किसी पर्टिकुलर अर्लियर अटेम्प्ट में, या तो FCAT में या CDS में, या फिर हो सकता है NDA वाले में, है ना, या फिर ऐसा फ्लाइट कैडेट जिसको फ्लाइंग ट्रेनिंग से एयरफोर्स एकेडमी से सस्पेंड किया हो, वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सावधान बस। ठीक है, एग्जाम शेड्यूल की बात करते हैं तो भाई 2 दिन एग्जाम होगा आपका, 22 फरवरी को, 23 फरवरी को, मेरे ख्याल से उस दिन शायद सैटरडे संडे ही होगा भाई, है ना। 22 फरवरी एंड हाँ भाई, 22 को सैटरडे, 23 को संडे है, सीधी सी बात है। फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है 8 बजे, सेकेंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे। इससे ज्यादा देर, मतलब इससे ज्यादा बियॉन्ड टाइम के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बिलीव मी, अगर आपका एग्जाम 8 बजे है तो 7 बजे पहुंच जाए, अगर आपका एग्जाम 1 बजे है तो 12 बजे पहुंच जाओ। ठीक है, 1 घंटा बफर टाइम लेके चलो। बहुत लोगों को, बहुत कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जो एकदम लास्ट टाइम पे जाते हैं, या फिर उनको लगता है 1 घंटे का रास्ता है तो भाई चलो 6:30 पे निकलेंगे, 7 बजे निकलेंगे, है ना। नहीं भाई, थोड़ा सा 1 घंटा पहले निकल जाओ। एक टाइम भले ही वहाँ सेंटर पे बैठे रहोगे, लेकिन कम से कम टाइम पे पहुंच तो जाओगे। सेंटर पे पहुंचो, एग्जाम कोड चेक करो, अपना रोल नंबर चेक करो, फिर शांति से बैठ। ठीक है,
वेरिफिकेशन वगैरह आपका 1 घंटा तकरीबन चलेगा ये दोनों में। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपके द्वारा पढ़ी जाएंगी, 15 मिनट बैठे रहते हैं कंप्यूटर को घूरते हुए। फिर आपका एफ कैट जो है 10 से 12 बजे तक चलेगा, और यहाँ चलेगा आपका तकरीबन 3 से लेके 5 बजे। ठीक है, ये आपका दोनों दिन होगा। तो यानी कि दोनों दिन में मिला के टोटल आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा 4 बार, 4 पारियों में आपका एग्जाम होगा। आई गेस 5-6 लाख लोग तो एग्जाम एटलीस्ट देते ही देते हैं, इतने तो बच्चे देते ही देते हैं। ठीक है, एफ कैट के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो एफ कैट ज़्यादा बच्चे देते, कंपेरेटिवली थोड़ा इजी पड़ जाता है सीडीएस। ठीक है, सिलेबस की मैं बात कर देता हूँ, तो सिलेबस में जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आ जाता है ना। मतलब ये 2 घंटे का पेपर है, 100 आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 3, यानी कि आपको 3 मार्क्स हर करेक्ट आंसर के दिए जाते हैं। 1/3 की इसमें होता है डिडक्शन, यानी कि 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स आपके नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। ठीक है, 25 क्वेश्चन इसके होते हैं। उसके बाद वर्बल एबिलिटी एबिलिटी रहता है, यानी कि इसको हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस रहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका रहता है, और उसके साथ साथ इसमें भी 25, यानी कि हमारा मैथ्स का पेपर हो गया। और उसके बाद भाई हमारा आ जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है इसमें भी आपके 25 क्वेश्चंस रहे। 2 घंटे का टाइम रहता है, यानी कि 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको करनी है। ठीक है, अब मैं ये चीज बोल रहा था कि भाई सीडीएस से ज्यादा इजी पड़ जाता है। देखो भाई, हाँ, एफ कैट जो है वो आपका सीडीएस से इजी पड़ जाता है। ठीक है, एफ कैट में क्या है कि फीस लेकिन ज़्यादा है, 650 प्लस फीस है, और ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर है, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है मार्क्स का, ये बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करता है। मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में तो खासकर कैंडिडेट्स का यही देखा है कि सर क्वेश्चन पेपर अच्छा अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन एफ कैट में रिजल्ट का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सीडेट को एक प्रॉपर आंसर की जो है वो भी रिलीज करना चाहिए। आंसर की के साथ साथ आपने कितने अटेम्प्ट किए, किस हिसाब से आपका स्कोर है, क्या आपने चीज़ें बाकी जो भी यूज़ किया, वो सारा का सारा पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्योंकि इतनी अगर आप फीस ले रहे हो तो इतना तो कैंडिडेट्स आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और सच बताओ तो ये फीस बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे टाइम पे 200-250 हुआ करती थी, ये बहुत ज़्यादा हाई फी है, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इसके सिलेबस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी सीडीएस से भी हो जाती। देखो, आप सबको पता होगा कि हम लोग जो है बसंतर टू सीडीएस टू 2025 बैच जो है लॉन्च कर चुके हैं। ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाए, 1 जनवरी से ये आपका चलेगा 30 अप्रैल तक, एंड उसके बियॉन्ड भी, जब तक हम पेपर का डिस्कशन ना कर लें। और इस दौरान हम सीडीएस का पूरा जो है सिलेबस कवर करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी एफ कैट में आती है, और प्लस हमारे बैच में कवर हो जाती है। देखो, इंग्लिश की बात करें तो आपको पता है कि सीडीएस में टोटली इंग्लिश का एक अलग ही भाई हमारा पूरा पेपर आता है। तो कॉम्प्रिहेंशन तो भाई सीडीएस में भी आता है। स्पॉटिंग एरर्स यानी कि डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस भी सीडीएस में आता है। सेंटेंस कंप्लीशन या फिर फिलिंग ऑफ इन ऑफ करेक्ट वर्ड, ये भी भाई हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह है, ये भी सीडीएस में आता है। सिनोनिम और एंटोनिम भी आते हैं। क्लॉज टेस्ट भी आता है। फिल इन द गैप्स इन द पैराग्राफ्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। एनालॉजी नहीं आता, एनालॉजी आपका सीडीएस में नहीं आता। सेंटेंस रीअरेंजिंग लेकिन आता है। सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका सीडीएस में आता है। अभी एनालॉजी की बात करें ना, तो एनालॉजी तो आप आराम से आर.एस. अग्रवाल की बुक उठा के कर सकते। आर.एस. अग्रवाल की बुक में भाई वर्बल और नॉन रीजनिंग वाली बुक उठा लो। वर्बल रीजनिंग वाली अलग आ जाती है, क्वांट वाली अलग आ जाती है। एनालॉजी आपको उठाना है, उसमें से करना है, बहुत मुश्किल नहीं होता। ये एनालॉजी की प्रिपरेशन अगर आप एसएसबी जा रहे हैं तो ओआईआर के लिए प्रिपरेशन जब आप एनालॉजी की करते हैं तो वो यहाँ से हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज जनरल अवेयरनेस की मैं बात बता दूं, तो जनरल अवेयरनेस यानी कि सीडीएस का जीके। यहाँ का जो जनरल अवेयरनेस रहता है ये बहुत स्पॉन्टेनियस रहता है। स्पॉन्टेनियस यानी कि आपका ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वहां से आएंगे, नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप चलते फिरते हुए करंट अफेयर्स कवर करते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर ठीक ठाक पढ़ते हैं, या करंट इवेंट्स के बारे में आपको नॉलेज है, या फिर आप, मैं इतना ही कह दूं कि भाई आप डिफेंस उस्ताद की जो वीकली मैगजीन है करंट अफेयर्स वाली, अगर आप इस शीट को करते हैं, प्लस हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं क्विजेस वाले, वो अगर आप करते हैं, तो बिलीव मी दिस इज सॉर्टेड। ये आपका काफी हद तक सॉर्टेड है ना। बस अगर आप सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर भाई हमारे बैच में हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, पूरा एशियंट मॉडर्न मेडिवल हम कवर करते हैं। ज्योग्राफी के तो भाई 24 लेक्चर्स होते हैं, हिस्ट्री के 10 से 12 होते हैं। तो ज्योग्राफी भी पूरा सीडीएस में 224 में, तो ज्योग्राफी के भाई हमारे पूरे 100% क्वेश्चन हमारे बैच में से ही आए। ठीक है, पूरे 19 के 19 क्वेश्चन।
स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, पर्सनैलिटीज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी भाई वही सीडीएस वाला बेसिक है, इकोनॉमी सीडीएस वाला बेसिक है, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज यानी कि वही सीडीएस वाला, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और बाकी नेशनल एंड इंटरनेशनल डिफेंस के करंट अफेयर्स जो आपके आ जाते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है। बस करंट अफेयर्स अगर आपको आती है, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो ये सॉर्टेड हो जाता है, अलग से आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें जिसको सीडीएस में मैथ्स कहा जाता है, टोटल ये तीनों पेपर अलग ही होते हैं सीडीएस में। तो डेसिमल सीडीएस में पूछा जाता है, सीडीएस में तो भाई आपका पूरा मैथ्स का पेपर अलग है ना, उसमें ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पे तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपके ओवरलैप कर जाते हैं कि मतलब अगर आप सीडीएस की पढ़ाई कर रहे हो और आपने ये टॉपिक्स टाइम पे कवर कर लिए हैं तो फिर भाई आपका फरवरी में इसमें सॉर्टेड हो जाता है। यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन भी भाई हमारा होता है, टाइम एंड वर्क भी भाई सीडीएस में कवर होता है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, ट्रेन्स, कोर्ट्स एंड स्ट्रीम्स, ये आपका मेंसुरेशन वाला आ गया, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रूल्स और क्लॉक्स। क्लॉक्स को छोड़ के बाकी सारा जो है भाई हमारा ये सब सीडीएस में आ जाता है। यानी कि भाई सीडीएस का इससे भी सॉर्टेड है, यानी कि बसंतर बैच में अगर आप सिर्फ मैथ्स भी लेते हो इसको करने के लिए तो भी आपका ये मामला सॉर्टेड। वैसे आईएमए वाला बैच लो, आईएमए वाले बैच में हम सारा का सारा कवर करते हैं, मतलब कि आपका मैथमेटिक्स भी हो जाता है, इंग्लिश भी हो जाता है और जीके तो हो ही जाता है। तो भाई ये बचता है रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, तो भाई बहुत आसान चीज है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। आर.एस. अग्रवाल की बुक को उठाओ, ये आपकी बुक आती है वर्बल और नॉन वर्बल की, है ना, सैंपल पेपर सीडे की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, उनके बेसिस पे करो और भाई आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा एग्जामिनेशन भाई, इतना कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसका कट ऑफ भी जो है वो जाता है आपका समवेयर अराउंड 140 चला जाता है, 150 चला जाता है, 160 चला जाता है, इतना ही कुछ आपका कट ऑफ नॉर्मली इसका रहता है। सेफ साइड पे स्कोर पे रहने के लिए मैं बोलूंगा कि हमेशा 200 प्लस के लिए एम करो। 200 प्लस अगर आपके आते हैं तो फिर मेरिट में श्योर शॉट आप आ सकते हो, अगर आप रिकमेंड होते हो तो, है ना। वैसे ऐसा नहीं कि भाई 200 प्लस वाला ही बंदा रहा है, 200 से कम वाला जो बंदा है वो भी मेरिट में आ जाता है, लेकिन श्योर शॉट रहना है ना भाई, हमें डाउट में नहीं रहना। वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फैंस, वी आर नॉट फैंस सिटर्स। तो भाई हमें क्या करना है, हमें मेरिट में करना है, तो भाई 200 से ज्यादा हमें करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा क्या सिनेरियो रहता था। न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरा सॉर्टेड रहता था क्योंकि सीडीएस की प्रैक्टिस है, तो भाई इसके 25 में से कम मेरे ख्याल से मैं अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करता ही था, और जिसमें भी मेरे 18-19 क्वेश्चन सही रहते। ठीक है, रीजनिंग मेरा मैक्सिमम 10 सच बताऊं तो 100% सही जाता था, क्योंकि भाई ओआईआर की शीट्स लगाया करता था मैं काफी ज्यादा। ठीक है, जो एसएसबी की प्रिपरेशन चलती थी तो एसएसबी लगातार आते ही जाते थे, 11 एसएसबी दी है भाई। ठीक है, तो यार फायदा हो जाता था, एसएसबी बराबर होते थे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस चलती रहती थी। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस बोलूँ तो भाई वो मेरी फाड़ है, बहुत अल्ट्रा लेवल की है। और इंग्लिश की तो मैं बताऊं क्या बताऊं, यूपीएस ग्वालियर में 10th क्लास में मैंने टॉप किया। ठीक है, लेकिन 10th क्लास की बात बहुत पुरानी हो गई, 2009 की बात हो गई, लेकिन फिर भी मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। मुझे मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, आई एम नॉट पोस्टिंग कि भाई मैं आपको बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, बट क्योंकि मेरी सीडीएस की प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलती रहती थी। आपका एफकेट का पेपर कल है, मैं आज शाम को बैठा हूँ, आज शाम को बैठ के मैं मैथ के फॉर्मूलेज देख रहा हूँ, है ना। इंग्लिश को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जीके को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में बस एक बार पैटर्न देख के चला जाता था। आई एम नॉट एन जीनियस और बहुत अच्छा खासा एकेडमिक्स वाला बंदा हूँ, नहीं भाई नहीं। 10th क्लास में 86% आए थे, 12th क्लास में 71% आए थे, उसमें भी मैथ्स में मेरे मार्क्स थे मात्र 48। ठीक है, ग्रेजुएशन में मेरे बने थे 69%, पीजी में बने थे 65%। तो यू कैन इमेजिन कि भाई मैं मेरा जो बिलो एवरेज ही कह लो भाई, मेरा लेवल एवरेज के समवेयर अराउंड है ना, इतना कोई खास नहीं है। तो ये सब होने के बाद भी मैंने स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो की और स्ट्रेटेजी बना के भाई मैं एग्जाम देने गया। तो इस एग्जाम के लिए मुझे मैक्सिमम स्टार्टिंग में तो मैं फिर भी हफ्ते भर की प्रिपरेशन कर लेता था। अरिहंत की एक बुक आती थी एफकेट वाली, उस बुक को मैं पढ़ के चला जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि भाई आपका अरिहंत की जो पाथ फाइंडर है उसी से काम हो जाता। तो पाथ फाइंडर में बाकी सब पढ़ता था, जैसे सीडीएस की प्रिपरेशन होती थी, और इससे आपका रीजनिंग और नॉन वर्बल वगैरह कर लेता था। फिर बाद में आर.एस. अग्रवाल खरीद ली थी, तो फिर भाई वो भी इससे करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये सब यहाँ से सॉर्टेड था।
मैक्सिमम स्टार्टिंग में हफ्ते 10 दिन की प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद में 1-2 अटेम्प्ट हुआ तो वो भी कम हो गई, और उसके बाद तो भाई आपका जो है वो 2 दिन वाला सिनेरियो रह गया था, 1 दिन वाला सिनेरियो रह गया था कि भाई 1 दिन पहले पढ़ा, उसके बाद देने चला गया। तब से अब तक डिफिकल्टी लेवल में भी कुछ खास अंतर नहीं आया है, जितना मैं देखता हूँ वही सेम रहता है। यानी कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर है, अगर आपका मेथड सॉर्टेड है, सिनेरियो सॉर्टेड है, तो आप आराम से इसको कर सकते। अब मैं बात करूं अगर सीडीएस की, तो भाई देखो सीडीएस करवाता है यूपीएससी, है ना। ये आपका जो नोटिस है ये आपका सीडीएस 2 2024 का है। सीडीएस 1 2025 का जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, वो परसों आ जाएगा, यानी कि 11 दिसंबर। ये 20 दिन के लिए रहेगा। 31 दिसंबर आई गेस लास्ट डेट है भरने के लिए, है ना। तो आपके पास 20 दिन रहेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन को भरने के लिए। मुझसे रहा नहीं गया कि भाई वीडियो अभी बना देता हूँ, ठीक है। पॉइंट दिमाग में एक पॉइंट चल रहा था, तो मैंने कहा बना देता हूँ। अब इसी के बेसिस पे भाई मोस्टली आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ज्यादा चेंज नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम द वैकेंसी, ठीक है। तो इसमें एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स भी आ जाता है, यानी कि ओटीए के लिए फीमेल्स को इसमें अलाउ किया जाता है, ठीक है। इसके कोर्स नंबर और बाकी आप चीजें देख लीजिए। आईएमए का 159 डायरेक्ट कोर्स, अपकमिंग में 160 कोर्स होगा, ठीक है। जुलाई 2025, इसको आप जनवरी 2026 पढ़ लीजिए। 13 वैकेंसीज एनसीसी आर्मी सर्टिफिकेट आर्मी विंग होल्डर्स के लिए 100 वैकेंसीज हैं। आईएनए के लिए 32 वैकेंसीज हैं। एयरफोर्स एकेडमी की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि हम इसका कंपैरिजन एफकेट के साथ कर रहे हैं, तो इसमें प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स आपका जुलाई 2025 और अब जो आएगा वो आपका जनवरी 2026 वाला हो, है ना। तो ये कोर्स आ जाएगा जिसमें कुछ वैकेंसीज आपकी एनसीसी सर्टिफिकेट एयर विंग होल्डर्स के लिए भी रहती है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के द्वारा 32 वैकेंसीज रहती, ठीक है। मतलब काफी हद तक उतना ही है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, ये मैन के लिए होगा, ये वुमेन के लिए होगा, यानी कि सीडीएस में वुमेन जो है वो सिर्फ ओटीए चेन्नई जा सकती, ठीक है। वो भी नॉन टेक्निकल कोर्स रहता है। ये बाकी आपका आईएमए आईएनए एएफए और ओटीए मैन वाली एंट्री में वो नहीं जा सकती, है ना। तो भाई ये टोटल आपका सिनेरियो हो गया। अब एज लिमिट्स की बात करें तो भाई आईएमए के लिए अगेन 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2006, अभी का जो आपका आने वाला अटेम्प्ट है, इसके लिए आपका ये हो जाएगा 2 जनवरी के आसपास हो जाएगा 2002, और ये हो जाएगा आपका 1 जनवरी के आसपास 2007, ठीक है। ये आपकी डेट आपके इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाती। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि 20 से लेकर 24 साल तक चाहिए होती है 1 जुलाई 2025 को, यानी कि 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में। यानी कि यहाँ पर क्योंकि हमारा टैक और नॉन टैक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग वालों के लिए रहता है। तो भाई आपका एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिर्फ वही आपका टाइम गैप है जो बाकी एफ कैट में फ्लाइंग वालों के लिए था, यानी कि फ्लाइंग वालों के लिए एज लिमिट यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। अनमैरिड होना चाहिए, मैरिज वगैरह परमिटेड नहीं है, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ओटीए के लिए तो भाई आप सब जानते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें आईएमए और ओटीए के लिए, आपके पास एक नॉर्मल सा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का या उसके बराबर का एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज वाले जो रहते हैं वो भी अलाउड हैं। साथ वाले बंदों ने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, रिकमेंड भी हुए हैं, सर्व भी कर रहे हैं। आईएनए के लिए लेकिन भाई डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पर आपको बीई या फिर बीटेक चाहिए होता है, जो कि आईएमए और ओटीए के केस में नहीं चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री चाहिए, है ना। या तो भाई आपने क्या किया हो 10+2 के लेवल पे आपने फिजिक्स और मैथ लिया, लेकिन यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज नहीं बताया। एफकेट की तरह यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है ना। बस आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया हो 10+2 लेवल पे, और आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री ली हो, या फिर आपने क्या किया हो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया। बैचलर ऑफ अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो उस केस में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन मोस्टली सीधी सी बात है साइंस वाले बंदों ने किया होगा तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली होगी। प्लस जिन ग्रेजुएट्स की पहली चॉइस आर्मी नेवी या एयरफोर्स रही है, उनको अपने ग्रेजुएशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे देने पड़े। यानी कि या तो आप ग्रेजुएट हो चुके हो, यानी कि यहाँ पर भी फाइनल ईयर वाला बंदा दे सकता है, उसको बस बोनाफाइड सबमिट करना पड़ेगा, है ना। वही कि भाई मेरे पास कोई बैकलॉग नहीं है, क्योंकि मोस्टली एसएसबी में आपकी बैकलॉग अलाउ नहीं की जाती, ठीक है। उसके लिए कॉलेज जाके बोनाफाइड पे साइन करवाना होता है। ये सिनेरियो वही यहाँ पर हो गया। मतलब ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है जिन लोगों की फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 10+2 लेवल पे 50% ना बने हो, है ना। वो लोग नॉर्मली जाके भाई इस डिग्री से कर सकते हैं। जिन्होंने बीटेक ना किया हो, सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, वो लोग भी भाई यहाँ से बीएससी वाले या फिर दूसरे वाले यहाँ से आराम से जा सकते। लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल, अगर आपका मिनिमम यहाँ पर कट ऑफ नहीं रखा गया है तो ये रास्ता इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
देखो भाई फिल्टरेशन आपका होगा। एफकेट की अगर मैं बात करूं तो एफकेट में आपका जो फिल्टरेशन है वो किया जा रहा है परसेंटेज के बेसिस पे इनिशियली, है ना। यहाँ पे यूपीएससी भाई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखती है परसेंटेज के बेसिस पे कि भाई इनिशियली कितना है, नहीं। लेकिन वो बाकी बैरियर्स पुट करती है। ये बैरियर्स आपके डिफिकल्टी के बेसिस पे आ जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल पे आ जाते हैं। तो भाई ये आप यहाँ पे समझ लो कि भाई यहाँ पे डिफिकल्टी आपकी ज्यादा रहेगी। मे बी दिस इज द रीजन कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इंक्लाइंड होते हैं एफकेट के लिए, क्योंकि भाई एफकेट जो है उनको कंपेरेटिवली इजी लगता है। इसी है भाई एफकेट अगर सच में देखा जाए कंपेरेटिवली इजी है। और डिफेंस एरिना में आईसीजी आईसीजी के बारे में मुझे पता चला था, तो आईसीजी से तो थोड़ा ऊपर आ जाता है। लेकिन भाई इनसे कोई लेवल लो लेवल का एग्जामिनेशन नहीं, मतलब लो लेवल इन द साइंस की भाई इससे कम डिफिकल्टी वाला कोई एग्जाम नहीं, है ना। बहुत इजी पेपर है। सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ऑलरेडी आपका हो जाए। देखो अगर आपको आईएनए जाना हो, एयरफोर्स एकेडमी जाना हो तो तीनों पेपर होंगे। इंग्लिश का, जीके का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। 2 घंटे का 2 घंटे का 2 घंटे के एग्जाम होते हैं, एक ही दिन में किए जाते हैं। और भाई हमारा सीडीएस जो है वो ऑफलाइन किया जाता है, पेन हैंड पेपर, है ना। कॉपी किताब नहीं भाई, ओएमआर शीट आपको भरनी पड़ती है, उसी पे एग्जाम होता है आपका। ठीक है, मैक्सिमम 300 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश में आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, जीके में 120, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपके 100 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पे क्या बोलते हैं, इंग्लिश सॉरी मैथमेटिक्स में तो 1 मार्क मिलता है, बाकी समय 0.83 और डिडक्शन 1/3 वाला ही। लेकिन ओटीए वाला को सिर्फ इंग्लिश और जीके देना पड़ता है, उनको मैथ्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस अगर आपने प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार से दी है कि भाई सबसे पहले एएफए 1, उसके बाद आपने दे दी आईएनए सेकंड पे, फिर आपने आईएमए दे दी थर्ड पे, और आपने ओटीए जो है वो दे दी फोर्थ। अब इन तीनों के लिए तो भाई आपको मैथ्स भी देना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, या फिर आपके मैथ्स में जो है नंबर नेगेटिव में चले गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिर्फ इंग्लिश और जीके का देखा जाएगा। अगर आप ओटीए का कट ऑफ निकाल रहे हो, यानी कि इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ 20% इंग्लिश में आपके मार्क्स आ रहे हैं, 20% आपकी जीके में भी आ रहे हैं, और प्लस अगर आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल रहे हो 110 के ऊपर का, और जो भी आपका नॉर्मल जा रहा है, तो आप ओटीए के लिए जा सकते। लेकिन अगर आपको एएफए, आईएनए, आईएमए के लिए जाना है तो आपको इन तीनों का सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है। यहाँ पर एएफए का कट ऑफ आपका 140 प्लस आराम से चला जाता है। यानी कि अगर आपको एएफए में जाना है तो एएफए के जाने के लिए आपको 150 प्लस कट ऑफ टारगेट रखना ही चाहिए कि भाई 150 से ज्यादा मुझे मार्क्स लाने ही लाने, है ना। तभी भाई आप एक शॉर्ट इसमें सोच के समझ के चल सकते हो कि भाई मेरा हो जाए। अब देखो भाई हमारे जो मैथ्स की फैकल्टी है, यानी कि आर्यन, आर्यन ने सीडीएस एएफए निकाला है आपका 5 बार। 5 बार एलिजिबिलिटी थी भाई बंदे की, 5 बार उसने जो है सीडीएस एएफए निकाला है। उसकी डिग्री भी मेरे ख्याल से बीएससी वाली है, और 5 बार सीडीएस एएफए निकाला है, तो यू कैन इमेजिन कि बंदे का सब्सटेंस क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, मैंने खुद ने सीडीएस जो है वो निकाला है अपना 6 बार, लेकिन मैंने एएफए के लिए नहीं निकाला। पहली बात तो ये कि एएफए मेरी प्रायोरिटी वही ही करती थी। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी हमेशा आईएनए हुआ करती थी, तो आईएनए के लिए मैंने 2 बार दिए थे, बाकी बार मेरे जो है ओटीए के लिए गए। एक बार आईएनए के लिए भी था मेरा, ठीक है, एक बार आईएनए के लिए भी एलिजिबल मेरा रहा है, और बाकी सब फिर वो ये वाले रहे हैं। तो 6 बार भाई मैंने निकाला है। ठीक है, तो अपकमिंग बैच में कि भाई हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, भाई मेरी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आर्यन की क्रेडेंशियल्स क्या हैं। इवन आर्यन ने भी भाई एफकेट आपका निकाला है 5-6 बार, जहां तक मुझे पता है 6 बार शायद उसका भी एफकेट निकल चुका है। एसएससी के मल्टीपल एग्जाम्स में निकाल रखे हैं। ये लास्ट बैच होगा आर्यन का। आर्यन जो है आगे से अब शायद नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि भाई उसकी नौकरियों की ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो आईबी एसीआईयू का है वो भी क्लियर है। एसएससी के भी भाई मल्टीपल एग्जाम है, मुझे नाम भी नहीं पता उन एग्जाम्स के, वो सारे एग्जाम्स उसके क्लियर है। ठीक है, तो वो सब ज्वाइन करेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी लास्ट बैच, अप्रैल में उसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी आई गेस। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। ठीक, तो ये सिनेरियो भाई पढ़ सकते हो तब तक पढ़ लो। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था दोनों एग्जाम का। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अपकमिंग बैच के बारे में। देखो भाई ये जो बैच है, बसंतर 2 नाम है इसका, बसंतर 1 ऑलरेडी रनिंग है, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। 100 दिन का भाई हमारा बैच है, 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ये बैच आपका 30 अप्रैल तक चलेगा, जब तक भाई हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम हो जाने के बाद में हमारी कुछ क्लासेस और होंगी, जिसमें हम सारे पेपर्स का करते हैं डिस्कशन वगैरह किया जाएगा, आंसर की के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब इस बैच में और क्या क्या रहता है भाई, देखो इस बैच में हम आपको करवाते हैं लाइव क्लासेस, लाइव रहती हैं भाई आपकी। इसके साथ साथ सारी क्लासेस रिकॉर्ड भी की जाती हैं, और इनकी वैलिडिटी जो है वो आपकी 1 साल की रहती है, यानी कि 1 साल तक आप इनको फर्दर अवेल कर सकते हो। यानी कि CDS 1 2025 के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो,
तो इवन आप इनको CDS 1 2026 तक यूज कर सकते हैं। और हमारा पूरा जो कोर्स है वो इतना रिवैम्प्ड है कि भाई आपको जो है वो इसकी जरूरत पड़ती रहेगी इन केस अगर आप एग्जाम नहीं निकालते हैं। दूसरे एग्जाम्स में भी इसकी हो जाती है, वैसे आप एग्जाम पहली बार में निकालेंगे ये मेरा विश्वास है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इन फीचर्स के बारे में आप 8839961588 पर DM कीजिए अपना। सारी डिटेल्स आपको कोर्स के बारे में भेज दूंगा। पूरा नाम दीजिए, करंट सिटी बताइए, कॉलेज ईयर या करंट जॉब बताइए, और किस ऑप्शन को आप चूज करना चाहते हैं वो आप बताइए। उसके बेसिस पे आप इनरोल कर सकते हैं। OTA के लिए आप सिर्फ इनरोल कर सकते हैं, इसमें हम इंग्लिश और GK रखेंगे बस। फीस है 3500। OTA मतलब ऑल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें OTA, IMA, AFA, INA सब आ जाता है। इसकी फीस है 5000। इसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड रहेगा इंग्लिश और GK के साथ। और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए भी आप कर सकते हैं, इसकी फीस है 1500। ओनली मैथमेटिक्स और CD। ये भाई आपका सिर्फ मैथमेटिक्स वाला सिनेरियो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये भाई एक बेसिक सी चीज है, एक बेसिक सा बैच हमारा रहेगा। इस बैच की क्रेडेंशियल्स आपको पता है। हमारा बैच साइज बिलो 100 रहता है, जिसमें से हर बार 20 से 25 लोग जो है एग्जाम निकालते ही निकालते हैं। ये 20-25 वो लोग हैं जो पूरे डेडिकेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं तो एफकेट का निकलना एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है उसके साथ। यानी कि एफकेट तो आपका फिर निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा ना हो, नहीं हो सकता कि आपका एफकेट नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ तो आपका एफकेट आराम से निकल ही जाए। ठीक है, बस इतना ही कहना था, इतना ही समझाना था मुझे आपको सीडीएस और एफकेट की कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में। सिलेबस एंड ऑल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी सीडीएस का जो नोटिफिकेशन आएगा 2 दिन बाद, उस नोटिफिकेशन को भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। एंड बस इतना ही कहना था। सी यू इन द बैच। जय हिंद टू योर